हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। और आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमने आपसे कहा था कि आपका जो दूसरा लेसन है वो कंप्लीट हो गया है, और उसमें एक चीज हम करने वाले थे कि आपसे कहा गया था कि आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूं, आईआईटी बेस के क्वेश्चन करा दूं, कुछ प्रैक्टिस करा दूं, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये कंसेप्टुअल है, इसका कंसेप्ट अच्छा है, ये सारी चीजें हम कर दें। तो इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर इसी से बेस हम आपको क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम ऐसे पुश करके लिख देंगे। एक्चुअल क्वेश्चन अगर लिखा जाएगा उस तरह से तो बहुत टाइम लग जाती, वीडियो बड़ी होती है। और आपने बताया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो बड़ी वीडियो होती है उससे बच्चे कहते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, बोरिंग हो रही है। एक्चुअल बड़े मजेदार है, आप उसे पूरा देखें, इंटरेस्ट तो आएगा ही। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कण के भार को संतुलित करना। बात समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट है बड़ा आसान सा, जो आप समझते हो पहले से ही। ये दो प्लेटें हैं। ओके, क्या है? ये दो प्लेटें हैं, और ये जो दोनों प्लेटें हैं, ये कैसी प्लेट है? एक धन होगी, एक ऋण होगी। तो चलो हम इसको धन कह देते हैं, ऊपर वाली को, नीचे वाली को ऋण कह देते हैं। ओके, 4, 5 ऐसा हमने कर दिया। ओके, आप सब जानते हो जो विद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर होता है, तो जाहिर सी बात है ये प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। किधर होता है? प्लस से माइनस की तरफ होता है। अगर यहां पर कोई एक आवेशित कण रखा होगा तो कण का द्रव्यमान होगा, और उस द्रव्यमान के कारण इसका जो भार होगा वो किधर होगा, तो आप कह देंगे mg। बात समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये धन होता तो दोनों वाले एक तरफ लगने लगते और पिंड जो कण है वो नीचे की तरफ गिरने लगता। लेकिन यहाँ पर कण नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? जब कण नीचे की तरफ नहीं गिरेगा तो उसके लिए हमारे पास एक चीज है, और वो है कि अगर हम इसको माइनस यहाँ पर Q आवेश रखते हैं तो इस पे बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि ये बल ऊपर लगेगा, उस बल का मान होता है Q × E। ऐसा हो जाएगा, ऐसी कंडीशन। अच्छा, इसी तरह का हम एक दूसरा भी तो बना सकते हैं। कैसे? देखो भाई, कुछ यहां पर माइनस 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 माइनस, प्लस प्लस प्लस, कितने? 5, तो 5 हो गई प्लस। इसका विद्युत क्षेत्र किधर है? बोलो, ऊपर की तरफ है ना भाई। ओके, बड़ा अच्छा लगा। यहां अगर प्लस Q चार्ज होता तो बोलो इसका mg तो नीचे काम करता ही करता। हाँ जी, इसका और क्या ऊपर काम करता? बोलो, F बराबर जो वैद्युत क्षेत्र बल लगाता वो ऊपर लगता। अच्छा, कुछ नहीं सोचना है, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की अगर स्थिति की बात की जाए तो दोनों बल आपस में बराबर है, क्योंकि ये जो कण है, अभी सवाल में बड़ा अलग अलग तरह का आएगा, गूंद होगी, ये क्या होगी, ये इस पे लटकी है। तो अगर ये इस पे लटकी है जनाब, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों बल आपस में बराबर हैं, तो ये QE बराबर किसके हो जाएगा? mg के। ओके, अलग अलग तरह का हम फार्मूला यूज करेंगे, बस हमारा कॉन्सेप्ट इतना है कि दोनों बल आपस में बराबर रहेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान को लिख सकते हैं आयतन गुणे घनत्व। अगर बूंद गोलाकार है, एक्चुअल तो गोलाकार ही रहेगी, तो 4/3 पाई और इसकी त्रिज्या r³ × ρ। तो ये फार्मूला कुछ इस ढंग का बन जाएगा, 4/3 पाई r³ × ρ, इसके साथ g। तो ये बन गया फार्मूला। हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? इसे आप अच्छे से नोट करें, फिर हम लोग अभी इस पे सवाल करेंगे और बढ़िया सवाल करेंगे। तो पहले हम लोग इसमें जेई का सवाल करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे। राइट, ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। ये आपका जेई का 2010 का क्वेश्चन है।
सेम पढ़ते हैं। जो अभी आप टॉपिक जो कॉन्सेप्ट को समझे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा तेल की एक लघु गोली बूंद जिस पर नेट आवेश Q है शांत वायु में 81 π/7 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलित है, रुकी है। जब क्षेत्र का स्विच बंद कर देते हैं, क्षेत्र का स्विच क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो बूंद क्रांतिक वेग इतने से क्या करती है, गिरने लगती है ना। वायु का श्यानता उड़ान दे दिया। पहले सवाल मैं समझाता हूं। सवाल कह रहा है कि वो जो तेल की बूंद है वो एक इस तरह लटकी है। अभी आपने कॉन्सेप्ट देखा कि अगर उसका वैद्युत बल है वो ऊपर लग रहा हो तो और उसका mg नीचे लग रहा हो, दोनों बल आपस में बराबर हो संतुलन की स्थिति में, तो वो बूंद वहीं पर लटकी रहेगी। ओके, फिर ये कह रहा है कि उसके स्विच को बंद कर दिया जाए। यहां स्विच बंद करने का मतलब है कि उसको ऑफ कर दिया जाए, तब वैद्युत क्षेत्र का काम खत्म, ऊपर वाला लगने वाला बल खत्म, कौन बचेगा, नीचे। तो नीचे क्या करेगी, गिरने लगती है। और उस हालात में ये पूछ रहा है कि उसके पास जो Q है वो कितना होना चाहिए, Q की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। पहले हम थोड़ा सा उसको आपको विजुअल कराने की कोशिश करते हैं। प्लस हम लेते हैं, ये प्लस Q यहां पर आवेश है, वो बूंद है, इस पे माइनस, ओके, 5 6 1 2 3 4 5 6, राइट। और इस पे जो बल लगेगा क्षेत्र वाला प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो ये E लगेगा, E वैद्युत क्षेत्र होगा, तो बल कितना लगेगा, Q × E। इसका mg किधर होगा, नीचे होगा। ओके, तो भाई संतुलन की अवस्था की बात की जाए, संतुलित अवस्था में, ओके, संतुलित अवस्था में क्या घटित होगा यार, फटाक से आपको क्या करना है, QE बराबर mg कर लेना है। अगर इसको बदलना है तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो, यम को क्या लिख सकते हो, द्रव्यमान को लिख सकते हो आयतन गुणे घनत्व। चूंकि ये गोली है तो 4/3 पाई r³ × रो, तो यहां पर 4/3 पाई r³ रो × g। ओके, Q की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा, 4 पाई r³ रो × g अपॉन, नीचे देखिएगा 3 बचा हुआ है और इसके साथ E बचा हुआ है। तो अगर हम किसी भी हालात में R को निकाल पाते हैं, R इसमें नहीं दिया है, तो अगर R निकाल पाते हैं तो इसी में रख देंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो R निकालने के लिए अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट से उधर चलना पड़ेगा। अभी ये बूंद इस पे लटकी है, बात सवाल बढ़िया समझिएगा, ये इस पे लटकी है। अच्छा, जब इसके स्विच को बंद कर दिया जाए, इसकी फील्ड खत्म हो गई ना, इसका विद्युत क्षेत्र खत्म हो गया। अब देखो ट्र करके नीचे आ रही है। अच्छा, नीचे आ रही है, इसका मतलब कि Y में है, तो आप कोर से आर की उस पर श्यान बल लगता होगा, यस, हाँ लगता होगा। तो आ जाओ, श्यान बल किसके बराबर होगा, mg नीचे लग रहा है, श्यान बल का मतलब Y द्वारा एक प्रतिरोधी बल जो उसको नहीं आने देना चाहता, नीचे आ रही है, और उस पे बल ऊपर की तरफ लगेगा। जब ये बूंद चलने लगती है तब उस हालात में mg नीचे काम करता है और इसका जो श्यान बल है ऊपर काम करता है। श्यान बल का मान होता है स्टोक के नियम से 6 पाई r एटा × v होता है। v होती है उसकी क्रांतिक चाल, वेग होता है ना, बहुत अच्छे। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो क्या आएगा, यहां से हमको क्या मिलेगा, 6 पाई r एटा × v बराबर mg। ओके, 6 पाई r एटा × v बराबर, इसकी वैल्यू कितना, वही पुरानी वाली, अरे यही और का, × g कर लीजिए। यहां से से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 2, सही है, हाँ सही है। तो यहां कितना बचा, देखिएगा,
ये 9 हो जाएगा और 2 को नीचे लेकर आइए, जो बचा उसको फटाफट मैं लिख रहा हूं। पाई से पाई भी कैंसिल है, यहां है आपका एटा इंटू बी। ऑफकोर्स इधर से एक आर से आर कैंसिल, यहां आर स्क्वायर बचा, नीचे आ जाएगा रोजी इज इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। तो 9 आर स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दिया जाए, यहां पर सबकी वैल्यू रख दो। तो ये 9/2, यहां से एटा की वैल्यू इसमें दिया है आपको कितना 1.8 गुणे 10 की पावर -5, और v की वैल्यू भी दिया होगा उसने कितने वेग से आ रही है, तो 2 गुणे 10 की पावर -3 बटा रो की वैल्यू इसने दे दिया है। रो की कितना दिया इसने, रो की वैल्यू बताइए। इसने रो की वैल्यू दिया है 900 गुणे, और इसमें ई की वैल्यू हमारे पास है, कहां पर गया ई के तो नहीं रखना, जी कर देना, तो 9 कितना 8। इसे आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये आएगा 9/49 गुणे 10 के पावर -10, ये मीटर स्क्वायर करके आएगा आर स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3/7 गुणे 10 की पावर -10 मीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब वही मान इसमें रखेंगे, हम लोग आवेश निकालेंगे। आ जाओ, फिर से इक्वेशन नंबर चलो 1 कर लेते हैं। तो यहां पर समीकरण नंबर 1 से क्या करना, समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 में सब वैल्यू रख दो। तो यहाँ 4, सब मैं डायरेक्ट रखता हूं। यहाँ पर पाई की वैल्यू तो आप जान ही रहे हो 3.14, और आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर ए आर की वैल्यू है टोटल 3/7 गुणे 10 की पावर -5 पूरे का होल क्यूब है शायद। फिर रो की वैल्यू हमने कितना बताया आपको, रो मीन्स इसकी डेंसिटी 900 गुणे 9.8 जी की वैल्यू, और अपान यहां से 3, और फील्ड कितनी है यहां पर 81/7, यहां से पाई की वैल्यू रख दो, इसे भी पाई रहने दो यार, पाई की वैल्यू क्या रखना, कट ही रहा है। ये पाई और इंटू 10⁵, इसे आप सॉल्व करें पूरा, कैलकुलेट करें बैठकर, ये तकरीबन 8.0 गुणे 10 की पावर -19 कूलम आएगा। दिस इज योर आंसर। ये आपका एक बेहतर सवाल है, ओके है ना, बढ़िया सवाल। तो आइए एक सवाल और भी करते हैं, इसे आप नोट करें, फिर आगे एक सवाल हम करते हैं, मजेदार सवाल है। तो इस सवाल को हम लोग करते हैं दूसरा। देखिए अगला एक सवाल हमने एनसीईआरटी से ले लिया, अच्छा सवाल था, इसको हमने ले लिया। किसी खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है और कह रहा है कि ये दर्शाइए कि छिद्र में वैद्युत क्षेत्र σ/2ε0 एन कैप ये बता रहा है कि वो एकांक सदिश है और बाहर की तरफ वो एकांक सदिश हमने लिया है। तो उसके और जो आवेश का जो पृष्ठ सिग्मा जो है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो ये देखिए सवाल आपको बड़ा आसान सा सवाल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके साथ जोड़ दिया जाए। इस तरह से ड्रिल यहां एक हमने छिद्र कर दिया, बाहर एक वैद्युत एक पॉइंट थी। अच्छा एक चीज और है कि अगर हम इसमें वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं किसी का, तो σ/ε0 एन कैप आता है ना, इतना आता, ऐसे करके एक प्लेट के लिए। इसमें दो चीजें, पहली चीज ये कि हम दो वैद्युत क्षेत्र लेते हैं, जो इसमें जो छिद्र वाला है भाग, उसके लिए वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए कुछ अलग है। देखिए इसमें हम क्या मानते हैं कि जो इसमें दो वैद्युत क्षेत्र है, तो पहली बात ये कि जो छिद्र है, छिद्र के कारण वैद्युत क्षेत्र इवन है, ओके। शेष जो भाग बच रहा है, शेष भाग के
कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है ना। तो यहां पर अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर क्या होगा कि E1 की भी दिशा बाहर और E2 की भी दिशा बाहर। तो उसके लिए अगर बिंदु P पर बात करें तो दोनों एक तरफ है, तो इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे, तो E1 प्लस E2। ओके, चलो इससे हम इक्वेशन 1 कर ले और क्या डल जाता है। और इस E की वैल्यू इतनी है ना, है कि नहीं। तो आप यहां से इस तरह से भी कर सकते हो, E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एन कैट उसका दिखा दो उसकी डायरेक्शन, ऐसा हो सकता है। एक हम दूसरा पॉइंट इस क्षेत्र के एकदम समीप लेते हैं क्यू। तो इसमें दो वैल्यू, चूंकि ये खोखला चालक है तो खोखले चालक के अंदर तो कोई आवेश होता नहीं है, उसके अंदर पूरा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पे रहता है, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो इसका मतलब कि इसमें जो भी वैद्युत क्षेत्र है इसके कारण बना हुआ है, तो एक की जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक का वैद्युत क्षेत्र किधर, दूसरी तरफ, और एक का दूसरी तरफ, ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या है, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, शून्य। अगर चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य है तो इसका मतलब कि दो वैद्युत क्षेत्र जो बने हैं वो अलग अलग डायरेक्शन के रहे होंगे। तो E1 माइनस E2 बराबर है, तो E1 किसी एक डायरेक्शन में और E2 किसी एक डायरेक्शन में बनेगा, तब हम उसमें अंदाजा लगा लेंगे कि कौन कैसा होगा। तो देखिए इसमें E1 जो बनेगा वो इस डायरेक्शन के लिए है और E2 जो है वो इस डायरेक्शन के लिए है, दोनों विपरीत दिशा में रहे। तो आप सोचो कि अंदर तो टोटल वैद्युत क्षेत्र 0 है, इसका मतलब E1 माइनस E2 बराबर 0। तो आपको यहां से मिल गया E1 बराबर किसके, E2 के। अगर हम इसे समीकरण नंबर 1 बनाते तो इसमें देखो, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 में उसकी वैल्यू रख दो, तो E1 की जगह E2 रख दो, तो यहां से 2 E2 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहां से E2 बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये वैद्युत क्षेत्र है, यही हमें प्रूव करना था। तो ये अच्छा सा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने इसमें गेस किया, आप इसे अच्छे से नोट कर ले। ओके, देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने पूरा लिखा नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक इस तरह का स्फीयर है जिसपे चार्ज Q है, और एक दूसरा स्फीयर है, इसकी रेडियस R/2 है। दूसरा एक स्फीयर है, मतलब गोला है, और इसका जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, इस पे आवेश 2Q है। और एक तीसरा हमारे पास गोला है जिसपे 4Q आवेश है, इसकी त्रिज्या 2R है। तो हमें क्या कह रहा है, जिसमें P पॉइंट दिया है उसमें हमको हर जगह वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और उस वैद्युत क्षेत्र को दिखाना है कि किस तरह किस क्रम में होगा, कौन बड़ा कौन छोटा होगा। राइट, यहां से देखिए कि इसके लिए अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं इस वाले के लिए, तो ध्यान रहे कि आप कैसे निकालोगे। इसके लिए पहले वाले के लिए निकालना होगा, तो चलो हम इसे E1 कह लेते हैं। K मीन्स क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q इस पे आवेश है, टोटल इसकी त्रिज्या कितनी है, R², क्योंकि हम ये पूरा एक अंदर लेते हैं। राइट, इस वाले के लिए निकालना होगा तो इसके लिए हम K करेंगे, और इसके पृष्ठ पर ही बताना है, लेकिन इसका आवेश कितना है 2Q, और इसकी त्रिज्या कितनी है R²। इट मीन्स 2 को बाहर कर लीजिए, और यहां पर KQ अपान R² ऐसा आ जाएगा। तीसरे वाले के लिए हमें निकालना है, लेकिन ये इसके अंदर पड़ने लगा है, यहां पर इसके अंदर, और चूंकि ये पूरी तरह से आवेशित गोला है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार। आवेशित गोला, इसे कॉन्सेप्ट को अगर भाई आप नहीं समझे ना, ये सवाल आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो मैं तो चाहूंगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझे जो एक गोला चालक गोला वाला था,
कि उसमें बाहर अंदर आदमी डालें। अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लें। और ये सवाल आप समझे, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आप क्या करें, इसमें कर लें के, और के नहीं बल्कि हम इसको फॉर्मूला दिखा दें क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q अपान R क्यूब इंटू स्मॉल r होता है। स्मॉल r वो दूरी होती है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है। इसके लिए आइए इसके फॉर्मूले में रखते हैं, तो इसे हम K लिख लेते हैं। इसका आवेश कितना है, 4Q है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 2R स्क्वायर है। और इसके साथ इसको हमें कितनी दूरी पर बताना, क्यूब सॉरी, कितनी दूरी पर बताना है, R दूरी पर। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहां पर 4K R अपान यहाँ 8R क्यूब, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब K Q अपान 2R स्क्वायर। ओके, देखिए सबसे ज्यादा कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 वाली है, फिर 1 वाली है, क्योंकि देखिए 2 टाइम्स हो रही है, 2 गुना हो रही है इसका, तो ये सबसे ज्यादा ये, फिर ये है इसकी आधी है, तो इसका मतलब तीसरी वाली सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी कौन, दूसरी, फिर पहली, क्या मैं लिख दूं, पहले कौन सी बड़ी, दूसरी है, फिर छोटी उससे कौन, पहली है, फिर उससे छोटी कौन है, तीसरी। तो आपका ये ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपसे जेईई में पूछा गया 2014 में, एडवांस में पूछा गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक जेईई का सवाल हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा सा सवाल है। कह रहा है कि एक परिमित लंबाई तथा R त्रिज्या के एक बेलन का एक समान आयतन आवेश घनत्व, इसका मतलब है कि बेलन जो है ठोस है और अचालक है। इसमें R/2 त्रिज्या का एक खोखला गोलीकोष बेलन के अक्ष पर केंद्रित है। अक्ष से 2R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है इतना आ रहा है, तो K का मान उसमें हमें फाइंड करना है कि K का मान जो होगा वो 0 से लेकर 9 के बीच पूर्णांक होगा। तो आइए पहले हम इसको विजुअल करें कि वो किस तरह का है। तो यहां पर हमने एक बेलन है, ये खुचुक खुचुक खुचुक, ये इसका केंद्र मान लो, ये इसकी अक्ष करके कर दो, ड्रम करके ये वाली एक इधर 3 डायमेंशनल फिगर है। ओके, यहां पर ये इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R है। नाम लिख लो कुछ इसका, चलो एक्स इसे कह देते हैं, इसे वाई कह देते हैं, इसे जेड कह देते हैं, कुछ कह लो ऐसे समथिंग। इसके केंद्र पर यहां पर एक इस तरह का गोला है जिसकी त्रिज्या R/2 है। इसके केंद्र से 2R दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं पर वो वैद्युत क्षेत्र दिया है। तो हमें पहले ये समझना है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र दिया है वो दोनों के लिए है भाई जनाब। इस वाले के लिए भी यहां पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा और ये जो बेलन है वो भी बनाएगा। तो बेलन जो बनाएगा वो आप थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि बेलन के लिए अगर ये एक चालक है, पूरी तरह से आवेशित है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेलन के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हम इसके परितः एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर लें। समझने के लिए सवाल ऐसे ऐसे कर लीजिए, राइट, थोड़ा मोड़ा दिख रहा है, ऐसे करें, एक गॉसियन बेलन हो गया, एक नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको टक 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 कर देते हैं। दिखा, दिखना चाहिए।
ऐसा हो जाएगा। तो फिर काम वही करो यार, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटसाइड होगा, इसका जो वेक्टर होगा एरिया वेक्टर वो इधर हो जाएगा। इस वाले के लिए नहीं बनेगा, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा, फील्ड इधर हो जाएगी, मतलब 0। यहां पर भी नहीं बनेगा तो उसका कर्व वाले के लिए बनेगा ना। तो हम डायरेक्ट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र लिखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र या फ्लक्स लिखते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा, सोचो, वो बेलन है, उसके बाहर हमने एक ऐसे बेलन की कल्पना कर दिया, तो उसमें उस बेलन आवेशित है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। लेकिन जो उसका समतल वाला भाग है, ऊपरी वाला और निचली वाली, उससे तो नहीं निकलेगा ना। कैसे निकलेगा भाई, उससे फील्ड उधर, उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, फील्ड इधर हो गई, तो एक दूसरे में कितने का बन गया, 90 बन गया। तो अगर 90 हो गया तो इसका मतलब कि वो नहीं निकलेगा ना, उस पर कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा। तो इसके लिए और इसके लिए फ्लक्स तो नहीं होगा, इसके फ्लक्स होगा। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होता है भाई, आप कहते हो क्यू इनसाइड लिख लीजिए गॉस थ्योरम से, और ये इतना आ जाता है, गॉस की प्रमेय से लिख सकते हो। इसे बताओ क्या लिख सकते हो, इसे आप कहते हो कि वैद्युत क्षेत्र लिखिए और इसके साथ इसका एरिया लिख लीजिए, और यहाँ पर क्यू इनसाइड रहने दीजिए। चलो हम क्यू इनसाइड निकाला जाएगा, कितना आएगा, ओके। एक ही बारी है, तो उसमें जो ये ऊपर वाला पृष्ठ से तो फ्लक्स नहीं निकल रहा है, निचले वाले भी पृष्ठ से नहीं निकल रहा है, केवल जो ये वक्र वाला एरिया है उसी से फ्लक्स निकल रहा है। अगर वो वक्र वाले एरिया से फ्लक्स निकलेगा ना, उसका मतलब साफ है कि ये एरिया नहीं होगा बल्कि वक्र पृष्ठ होगा। तो भाई साहब वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई, ओके, 2 पाई RH होता है, ध्यान दीजिएगा 2 पाई RH। लेकिन भाई यहां सोचिएगा कि 2 पाई तो ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है, 2R है, इसकी लंबाई कितनी है, L है। हाँ जी, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए कि हमको क्यू इनसाइड चाहिए, तो चलो हम क्यू इनसाइड निकालने का प्रयास करते हैं। ये एप्सिलॉन, इस पे जो चार्ज है, आवेश है, वो इसके आयतन घनत्व है, तो आयतन घनत्व में क्यू इनसाइड कर लो, मतलब अंदर का आवेश, इस बेलन के जो गॉसियन बेलन है उसके अंदर का आवेश, और अपान कितना भाई, इसका वॉल्यूम होता है। तो बोलो यार क्यू इनसाइड बराबर रो इंटू वी, रो इंटू वी मतलब आयतन गुणे घनत्व। आयतन इसका कौन सा लेंगे, ये तो नहीं लिया जाएगा बड़ा वाला, उस आयतन से हमसे क्या मतलब है, आवेश तो इस छोटे वाले आयतन के लिए है। तो यहां से रो आयतन पाई R² होता है, लेकिन इसकी लंबाई हमने कितना लिया है, L लिया है, ओके। अब इसमें रख दो, तो आपके पास इज E1, और यार देखिए मैं सबको एक साथ कर लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई R, समझ पाए, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां से रो पाई R² इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे आप कैंसिल कर दो, पाई से पाई, L से L कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हुआ देखो, E1 इज इक्वल टू रो, एक R बचेगा यहां पर लग रहा है R, और यहां से नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो उसके परितः जो बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा इस पॉइंट पर P पर, वो कितना होगा, इतना होगा। तो केवल बेलन के कारण तो फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र बनेगा नहीं, इस वाले के कारण भी उसमें बताना है। तो मैं यहां पर उस फिगर को थोड़ा सा एक बार करता हूं, अब देखिए डिटेल में बढ़िया एकदम। इसको मैं अलग कर दूं ताकि आपको थोड़ा समझ आए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छा जी दिख रहा होगा, ओके। ड्रिल ये Z था, ये Y था, ये कौन सा था भाई, X, ये था, ये X, ये Z, ओके। यहाँ एक छोटा सा बोला है करके, इसे इसकी त्रिज्या कुछ है R/2, इसकी त्रिज्या है, और हमको जहां बताना है इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र, वो कितनी है त्रिज्या इसकी, 2R।
है कि नहीं, है ना। तो यार इसको क्या करोगे, इसको 2r के लिए ऐसे एक गोला मान लो, कहीं पर जाए हमसे क्या मतलब है, हमने उससे बस समझने के लिए बता दिया, एक गोला हो जाएगा। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र इस P पॉइंट पर आएगा वो कितना रहेगा, इस P पॉइंट के लिए वैद्युत क्षेत्र अगर आप निकालो तो इसे चलो हम E2 कर देते हैं, ये 1/4πε0। यहां पर बात रहेगी Q इनसाइड की, ओके, अपान कितना भाई r² होता है, तो इसके लिए r कितना रहेगा 2r का स्क्वायर, ओके। चलो Q इनसाइड खोज लेते हैं। ये गोला है ना, तो गोले के लिए अगर हम बात करें Q के इस वाले पर कितना आवेश है, छोटा सा ड्रूल करके, छोटे पर कितना आवेश होगा, उस गोले पर कितना आवेश होगा, तो उसका आयतन घनत्व आवेश का, उसमें वॉल्यूम का गुणा कर दें, तो वॉल्यूम इसका कितना, मतलब कि 4/3 पाई r³, नो r³ नहीं 1/r³ होगा, r/2³, क्योंकि इसकी त्रिज्या r/2, इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा E2 बराबर 1/4πε0, यहां से रो 4π/3, यहां से इसको थोड़ा होल स्क्वायर तोड़ दे तो क्यूब स्क्वायर में क्यूब को, तो नीचे 8 आ जाएगा और नीचे एकदम बचेगा यहां से 4r², ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां से 8×3 = 24 और 24×4 कितना आएगा 96, सही है ना। हाँ, तो यहां से आ जाएगा आपका कितना बचा, ऊपर रो बचा हुआ है, एक r यहां बच जाएगा और नीचे कितना 96 और ε0 बच जाएगा, ये E2 हो गया। तो हमने दो वैद्युत क्षेत्र निकाले हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो अब देख लीजिए, एक वैद्युत क्षेत्र ये, एक वैद्युत क्षेत्र ये। यहाँ पर दोनों वैद्युत क्षेत्र किसके किसके लिए आए हैं, एक बार इस बेलन के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र इतना आ गया और इस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र इतना आ गया, तो दोनों का जो अध्यारोपण हम लगाए अगर तो देखें कि कितना वैद्युत क्षेत्र आता है, तो इसे हम हटाते हैं, चलो इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो टोटल वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा भाई, अध्यारोपण के लिए देखा जाए तो E बराबर क्या होगा E1 - E2, E1 की वैल्यू कितनी ρr/4ε0, इसकी वैल्यू कितनी ρr/96ε0, तो इसमें हो जाएगा ρ/r, यहां से 4ε0 कॉमन कर लें तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ ρ/r, यहाँ कितना बचेगा 24ε0, इसे सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये ρr/4πε0, अरे ये कहां से आ गया, ये तो खत्म हो गया ना, यहां से 1 आ जाएगा ना, सब कॉमन करके बाहर कर दिया ना भाई, नहीं समझ पाएगा, यहां से आ जाएगा 23/24, कहने का मतलब यहां से 23 ये फिर से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा ρr/ε0, ये E आया है। और इसने कितना वैद्युत क्षेत्र कह रहा है, ये कितना वैद्युत क्षेत्र कह रहा है दिखाने के लिए, ये कितना वैद्युत क्षेत्र बता रहा है, देखो ये कह रहा है कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो कितना है, इतना है, तो आप दोनों वैद्युत क्षेत्र को बराबर कर दो, तो 23/16 kε0 नीचे r इधर हो जाएगा, तो 23 ρr अपॉन यहां से 96ε0, अगर दोनों की हम तुलना करें तो यहां से हमारे पास 16 के बराबर कितना आएगा 96, तो यहां से k बराबर 96/16, मतलब कि 16×6 = 96, ये k बराबर इतना आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसे नोट करिएगा, अगर एक बार में बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो उसे रिवाइज करके आप देखा करें, ओके। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन, एक गोला जिसकी त्रिज्या r है, आवेश का आयतन घनत्व ρ है, ρ को उसने दे दिया है कि r के साथ बदल रहा है। अभी तक हम लोग जो सवाल लगा करते थे, आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया था वहां पर कि आप इसे ध्यान दीजिएगा कि हर जगह वो नहीं काम देगा, जब हर जगह बराबर घनत्व होता है तो आराम से लगा लेते फार्मूला। यहाँ पर ये घनत्व जो r के साथ बदल रहा है, तो r गोले की केंद्र से दूरी है,
ओके। फिर कह रहा है कि आपको ये नियतांक है कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण इन तीनों में से चारों में से कोई एक करेक्ट है। तो आइए हम लोग पहले इसमें समझते हैं। ये आपका वो गोला है जिसके लिए आपको वैद्युत क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, इस तरह का है ना। इसकी त्रिज्या स्मॉल r है और ये दूरी केंद्र से लेकर है। यहां पर ये इसका जो घनत्व है रो जो है वो r के साथ तब्दील हो रहा है, बढ़ रहा। मतलब हम जैसे जैसे दूरी r को बढ़ाते जाएं वैसे वैसे उसका घनत्व क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो हम क्यों नहीं इसके बीच में एक छोटी सी डिस्क ले लें, ऐसे। मैंने बताया था जब घनत्व बराबर न रहते हैं तो आपको एक बड़ा सा प्यारा सा एक डिस्क इसके अंदर लेनी पड़ती है और इस डिस्क को क्या करना पड़ता है, इसकी इसका जो त्रिज्या है वह x है, इसकी जो थिकनेस है वो dx है। तो हम लोग इसमें इनसाइड आवेश निकालेंगे, इसके अंदर आवेश कितना है इस वाले के लिए। फिर हम चाहेंगे कि टोटल आवेश हमारे पास मिल जाए। ओके, चलो अब क्या करते हैं, करते ये हैं कि हम पहले इसमें वैद्युत फ्लक्स लिख लेते हैं। तो बोलो वैद्युत फ्लक्स कैसे लिखोगे, थोड़ा ज्यादा छोटा लिख दिया तो हमने इसमें लिख दिया वैद्युत फ्लक्स। एम राइट। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या भाई, ई लिखते हो उसका एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, पूरे गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई। तो गोले का क्षेत्रफल क्या, तो गोले का क्षेत्रफल हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, गॉस के नियम से अगर लिखना हो तो Q लिखते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। मैं Q इनसाइड लिखता हूं हमेशा। तो हम लोग आवेश निकालेंगे कि आवेश कितना Q इनसाइड आया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिस्क की ही बात करेंगे, उसी आवेश को इसमें लाके रखेंगे। तो हम Q, हमारा मेन मुद्दा है Q को निकालना, Q इनसाइड को। तो सबसे पहली बात ये है कि इस वाले को अगर ये इसको खोल दिया जाए, जो इसमें डिस्क है ऐसे खोल दिया जाए तो लाइक दिस कुछ इस ढंग का बन जाएगा भाई, है ना। ऐसा हो जाएगा, इसकी मोटाई उटाई कुछ हो जाएगी समथिंग ऐसे, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन वो है जो आपने इसकी मोटाई लिया है, थिकनेस जो हम कह रहे थे मोटाई। ये जो इसका क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन है, एक गोला जिसकी त्रिज्या r है और उसका घनत्व इतना है जो r के साथ बदल रहा है, r जो उसके केंद्र से दूरी है और जो कि है उसका नियतांक है, गोले के पृष्ठ पर हमको वैद्युत क्षेत्र का परिमाण इसी में से करेक्ट होगा। तो पहले आइए मैं समझाता हूं। ये इस तरह का एक गोला है, ओके, बात समझिएगा। ये गोला है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R है। कितनी है उसकी त्रिज्या, कैपिटल R है, ओके। और यहां पर इससे स्मॉल r दूरी पर, जो इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी है, यहां पर ये है स्मॉल r। ऐसे ना। तो हम इसमें एक छोटा सा डिस्क ले लेते हैं और जिसकी जो मोटाई है, मोटाई इसकी डी आर है समथिंग। क्या दिक्कत जाता है, इसका जो रो है वो के आर है। मतलब कि आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका घनत्व क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मतलब हम इसके केंद्र से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं उसका घनत्व बढ़ता जा रहा है। इस सवाल में बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसे समझिएगा। वैसे वैसे उसका बढ़ रहा है। चलो आप कोर्स बढ़ रहा, बढ़िया है। अब क्या करें, अगर ये बढ़ रहा है तो क्या हुआ, ध्यान दीजिए। करना ये है कि अगर ये बढ़ रहा है तो आप समझिए इसको कि क्या किया जाए। अगर ये बढ़ रहा है तो हमको करना ये है कि पहले इस डिस्क का, पहले हम तो गॉस का नियम लगा दें फटाक से। तो फिर डिस्क का आवेश निकालते हैं गॉस के नियम से। ओके, गॉस का नियम लगाओ तो ये कहता है E इंटू क्षेत्रफल होता है A, नहीं होता है, E इंटू A बराबर Q
इनसाइड। क्यों इनसाइड मैंने इसलिए कह दिया कि हम इसके अंदर आवेश निकालेंगे। ये अचालक गोला है, इसका क्षेत्रफल कितना हो सकता है बोलिएगा। क्षेत्रफल इसका पूरे, अगर हम इसके पृष्ठ पे निकालना चाहते हैं तो पूरा क्षेत्रफल होगा, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहां पर हमें क्यू इनसाइड पता नहीं है, तो हमारा मेन मकसद ये होगा हम किसी तरह क्यू इनसाइड निकाले, इसमें रख दें, हमारा काम हो जाएगा। तो इस वाले को हम जो एक अंदर एक गोला है, एक हमने बहुत बारीक सा जिसकी मोटाई कुछ है, उसे हम बाहर निकालें इस वाले पोर्शन को, तो ऐसे हम फैला देते हैं इसको। हाई वाला देखा, इसको हमने निकाला बाहर, ऐसे फैला दिया है ना भाई। तो हमने इसको फैला दिया इस तरह का, ऐसे फैला दिया इसको, ऐसे उसी को फैला दिया। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो टिकटॉक दिख रहा है, तो वो एक स्फेरिकल है, मतलब कि ये गोला है। उसके अंदर आप सोचो गेंद हो, गेंद के अंदर एक छोटी सी और गेंद हो, तो वही गेंद हमने बाहर निकाला, उसी को हम काट के ऐसे फैला दें तो इस तरह का हो जाएगा। उसकी कुछ मोटाई होगी, लेकिन जब हम उसके पूरी सरफेस, उसका जो पृष्ठ की बात करेंगे लंबाई की, तो उसका क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर नहीं बल्कि यहाँ पर स्मॉल आर है, हमने स्मॉल आर ले लिया। और ये जो है वो कितनी है, डी आर। तो भाई इसका आयतन अगर निकालना होगा तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे मोटाई, राइट। मोबाइल मत समझ यार, मोबाइल किसी समझ लेंगे भाई, मोटाई से मोटा पतला, यहां से 4 पाई आर स्क्वायर और इसके साथ डी आर, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अगर ये हमें पता हो गया तो हम इस छोटे जो ये पतला सा नन्हा मुन्ना पार्ट दिख रहा है, उसका हम आवेश तो निकाल सकते हैं। तो इसका आवेश नन्हा मुन्ना सा छोटा होगा, तो आवेश बराबर घनत्व, आयतन गुणे घनत्व कर लेंगे। तो इसका घनत्व ध्यान दीजिएगा, घनत्व जो है वो इस तरह का बदल रहा है, तो हम यही वैल्यू पुटअप करेंगे। हमारे पास K इंटू आर, और यहां से वॉल्यूम कितना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यहां से K थोड़ा ऐसा लिखें, 4 पाई K आर क्यूब, और यहां से डी आर, और ये डी क्यूब हो जाएगा, ऐसी वैल्यू हो जाएगी। फिर बोलो कि हमें ये तो आवेश नहीं चाहिए, हमें कहां तक आवेश चाहिए, हम सोच रहे हैं कि हम तो यहां तक आवेश निकालने, तो हमें टोटल इनसाइड निकालना आवेश है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जोड़ेंगे ना, इसमें से 4 पाई K को कॉमन कर लीजिए, और आर क्यूब यहां से डी आर। लिमिट की बात यहां पर होती है, तो देखो हमें 0 से लेकर कहां जाना, इसके पृष्ठ तक जाना है। तो पहली लिमिट 0 और लास्ट वाली कैपिटल आर। हाँ जी, यहां से आपको मिलेगा 4 पाई K, इसमें देखिएगा इसकी कितनी पावर हो जाती, 4 पावर का डिवाइड कर देंगे, और 0 टू आर, ये तो समझ आ रहा है, कट जाएगा। और यहां देखिएगा पाई K, और यहां से कैपिटल, पहले अपर लिमिट कैपिटल आर पावर 4 माइनस 0, तो ये कितना, पाई कैपिटल आर की पावर 4। ओके, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहां मैं लिख दूं कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 की बात करें अगर, तो यहां से E इंटू 4 पाई होगी, 4 पाई होगा, मैं देखो 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इनसाइड, इसके अंदर कितना आवेश है, तो क्यू इसके अंदर कितना पड़ा हुआ है, पाई के कैपिटल होगा 4/एप्सिलॉन0, राइट। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, के बेचारा तो रहेगा ही, ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा आर से, यहां से के आर स्क्वायर अपॉन 4/एप्सिलॉन0। हाँ जी, इसमें आप करेक्ट कर लीजिए, देखिए कौन सा है, ये क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो ऐसे सवाल आपको बड़े मजेदार हैं, जरूर आप ऐसे सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए, सवाल को कई बार करिए, देखिए आप बढ़िया से, तो बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आवेश निकालने का बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन फैक्टर ये है, ये आवेश आपको निकालने आना चाहिए, बाकी तो सिंपल सा है, गॉस थ्योरम लगाए काम हो गया भाई, है कि नहीं। सवाल समझ में आया, ओके, समझ में आया। इसमें चित्र दिया है सवाल में, तो मैं पहले सवाल का चित्र बना दूं, फिर उसके बाद में आपको सवाल को समझाता हूँ। थोड़ा सा देखो, ये चार्ट शीट है,
और ये खुचुक 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 चार्ज है। ओके, यहां पर एक इससे रस्सी बंधी है, यस। ओके, यहां पर एक कोई आवेश रखा गया है, थोड़ा सा इधर कर दें, +2 यहां पर है। ओके, यहां से जो कोण बन रहा है थीटा है। फिर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप बताइए कि जो इस पर आवेश का घनत्व है वो किस चीज के लिए अनुपाती होगा, cos थीटा के लिए कि cot थीटा की साइन की tan किसके लिए होगा। ये आपसे पूछा गया है, JEI EEE में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। आइए चलिए चेक कर लेते हैं। बात समझिए पहले, ये प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब इस पे एक बल लगेगा जो बाहर की तरफ होगा, या बराबर QE। ये प्लेट है ना एक, तो प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना, ε0। प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना, तो इसके लिए इतना होगा वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पर ये जो आपका फोर्स लग रहा है ये Q इंटू, आप ऐसे लिख सकते हो σ/ε0, इस पे इतना बल लगेगा। प्रश्न अब यहां से, ये इसका भार होगा जो किधर रहेगा, mg। ये रस्सी है तो रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा इधर की तरफ। इस रस्सी के तनाव को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दीजिए, तोड़ दीजिए 2। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये भी एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये एकांतर कोण से थीटा हो जाएगा। थीटा से लगा हुआ है तो ये t cos थीटा हो जाएगा। ये इसका परपेंडिकुलर वाला मतलब कि दूसरा। तो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में सब बल एक दूसरे को बराबर करेंगे। तो आइए देखते हैं संतुलन की स्थिति में क्या आएगा। संतुलन की स्थिति में यहां से देखिए, इस बल को, ये बल ये किसी तरफ जा नहीं रही है ना, रुकी है भाई, तो इसका मतलब कि यहां से t sin थीटा बराबर, इधर से ये फोर्स इतना है Q इंटू σ/ε0। समीकरण नंबर 1 कर दो। दूसरा फोर्स, इसको आप आपस में ये किसी तरफ नहीं, ऊपर नीचे नहीं, गति नहीं कर रहा है, तो t cos थीटा बराबर किसके, mg की। समीकरण नंबर 2, कुछ करना नहीं, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग कर दीजिए। साइन 80 से t कट जाएगा, साइन बटे कॉस, यानी कि tan आ जाएगा, tan थीटा। इधर देखिए इसका डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि Q σ/mg/ε0। हमें किसको बताना है, सभी चीज को छोड़ना है, केवल आवेश का पृष्ठ घनत्व लेना है। यहाँ से पृष्ठ घनत्व आप उठाइए, यहाँ देखिए किसके अनुपाती है, tan थीटा की। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके राइट, तो हमने आपको ये सारे क्वेश्चन करवाए। आप इस तरह से वीडियो को देखें और बेहतर ढंग से तैयारी करें। ओके, आप सब लोग जानते हैं। सो थैंक यू।